जी। नमस्ते हार्डी। या अ, नमस्ते। अनुवाद संवाद के इस तीसरे अंक में आप सभी का स्वागत है। अनुवाद संवाद में हम लगातार पिछले कुछ समय से अनुवाद के अलग-अलग आयामों पे बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ में इस बातचीत में शामिल हैं प्रोफेसर हृदयकांत दीवान। हार्डी शिक्षा से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आप अलग-अलग तरह की संस्थाओं के साथ शिक्षा के मसलों पे, आरंभिक शिक्षा के मसलों पे काम करते रहे हैं, वैकल्पिक शिक्षा के प्रयोगों से जुड़े रहे हैं। एकलव्य के साथ में, विद्या भवन के साथ में आपने काम किया है लंबे समय तक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एमए इन एजुकेशन के प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं और अभी वर्तमान में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के साथ में आप प्रोफेसर हैं और अपने एनसीएफ 2005 बनने के प्रोसेस में जो पोजीशन पेपर्स लिखे गए थे, इसमें हार्डी पाठ्यचर्या बदलाव के लिए व्यवस्थागत सुधार इस विषय पे पर्चे को लिखने में भी आप शामिल रहे, पोजीशन पेपर को लिखने में शामिल रहे। और अभी वर्तमान में और बहुत लंबे समय से शिक्षा में जिस तरह के अकादमिक लेखों का अनुवाद करना और उसे उपलब्ध कराना विद्यार्थियों के लिए भी और व्यापक शिक्षा समुदाय के लिए भी, इस काम से भी आप जुड़े रहे हैं। तो हार्डी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। हम बातचीत शुरू करते हैं जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लंबे समय से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये अनुवाद की शिक्षा में ज़रूरत को हम किस तरह से देखें, किस तरह से समझें? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली मुझे लगता है शुरू हमें इस बात से करना चाहिए कि ज्ञान के अनुवाद की क्या आवश्यकता है। जी, तो अगर हम ये माने कि ज्ञान जो है वो एक सामूहिक संपत्ति है जी, और जो एक जगह पे इकट्ठा किया गया ज्ञान है वो हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है और एक दूसरे से सीख के हम ज्ञान को और समृद्ध कर सकते हैं। तो फिर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जो भी अलग-अलग जगह पे ज्ञान उभरा है उसको हम बाँटें। और ये जी, हमेशा से होता होता रहा है दुनिया में, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह हमने हर समाज ने अपने लिए पूरे ज्ञान को दोबारा से ईजाद किया है। उसमें तो हम बहुत मतलब इंसानी समाज बहुत पीछे रह जाता। तो बिल्कुल। हमारा जो सभी संचित ज्ञान है वो अलग-अलग जगहों पे पैदा हुआ और उसको हमने तो जाहिर है जिस जगह पे वो उत्पन्न उसमें उस समय उस भाषा में वो सामने आया और फिर जब वो जी, दूसरी जगह गया तो फिर उसके लिए आवश्यक था कि वो दूसरी भाषा में भी जा पाए। ये तो हो सकता है कि कुछ लोग जो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं वो हर भाषा में ज्ञान को पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए पढ़ पाने के लिए अगर उन ज्ञान को ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, 11 लोगों को ज्ञान निर्माण में शामिल होना है, उनको जी, उस भाषा को सीखना पड़ेगा या फिर उनको उस भाषा में ज्ञान मिलना चाहिए। तो मुझे लगता जी, है कि सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम अगर ये मानते हैं कि हम एक दूसरे समाज से सीख सकते हैं तो फिर ज्ञान को अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। और जी, इसलिए आप अगर शिक्षा में बात करें, क्योंकि शिक्षा ज्ञान बांटने का, ज्ञान प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो उसमें भी जी, ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो ज्ञान है उसको अनुदित करें। उसमें एक और जो बात इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कई बार जो सिर्फ नया ज्ञान नहीं पर जो पहले से प्राप्त ज्ञान है वो भी उसका जो संचयन होता है वो भी एक खास भाषा में होता है। आप अगर जी, हिंदी साहित्य पे विश्लेषण की बात करेंगे तो उस विश्लेषण में ज़्यादा जो विश्लेषण के बारे में जो बातचीत है वो हिंदी में होगी। अब जी, अगर साहित्य के विश्लेषण के बारे में हमें कुछ समझना है, अगर उस चीज़ को हमें तो उसके लिए फिर हमें जो वो विश्लेषण है उसको बाकी भाषाओं में भी बनाना होगा, ताकि जो विश्लेषण की प्रक्रिया है और जी, जो विश्लेषण के लिए पैरामीटर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो और लोगों को भी उपलब्ध हो, ताकि उसमें वार्तालाप हो सके। और ये सवाल भी जी, हम पूछ सकें, क्या सभी भाषाओं में साहित्य का विश्लेषण जो है
वो जी, एक ही ढंग से होता है या उसमें विविधता की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है जी। कि कोई भी मसला हम ले लें, उस हुँ, मसले हुँ। में ज्ञान को समझने के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, नए विचारों जी, से अवगत होने के लिए अनुवाद तो ज़रूरी है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो एक शिक्षा को हम एक अनुशासन के तौर पे शिक्षा के काम को, अपने आप को देखते हैं और दूसरे वो जो तमाम अनुशासन है, जो कि शिक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुँचते हैं, चाहे हम गणित की बात कर रहे हैं, चाहे हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो दुनिया भर में हर एक विषय क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। हम गणित की बात भी करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत में शून्य की का आविष्कार तो भारत में हुआ था और वो तो संस्कृत में कभी इसके बारे में लिखा गया होगा। लेकिन आज यदि हम इस बात को संचित करना चाहते हैं और हम आज की जो पीढ़ियाँ हैं उन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो बेशक हमको जो वर्तमान भाषाएँ हैं उनमें उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा और वो कोई एक भाषा नहीं हो सकती है। हम भारत भर में बिल्कुल देख लें सही। तो करीब 1000 भाषाएँ हमारे यहाँ पे बोली जाती हैं और जितनी अधिक भाषाओं में ये उपलब्ध हो सके, उतना ही ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुँच संभव हो सकेगी। तो लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, ख़ास तौर से हमारे यहाँ पे अनुवाद की और अगर आप और भी जगह पे अनुवाद के बारे में बात करेंगे तो बेहतर है, लेकिन ख़ास तौर से भारतीय संदर्भ में जो अनुवाद की स्थिति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हम इस काम को, इसकी अहमियत को कितना समझ सके हैं और कितना इसको हम अंजाम दे पाए हैं? क्या लगता है आपको? दो मुझे लगता है 2 स्तर पे हमेशा इसमें देखा जाना चाहिए। एक तो नीति के स्तर पे, है ना? जी, और आप ये देखें कि कोई भी नीति दस्तावेज़ देख लें शुरू से, जी, और ये तो मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। ये जब अ, जो रेनेसां में जो ज्ञान अर्जित हुआ, वो जी, ज्ञान तमाम अलग-अलग भाषाओं में यूरोप में और ज़्यादातर यूरोप में पैदा हुआ। जी, क्योंकि और उस ज्ञान को भारत में लाया गया, अंग्रेजी में लाया गया और जी, उस समय भी ये बात हुई थी कि ये जो ज्ञान है इसको हम भारतीय भाषा में अनुदित करेंगे और ये सोचा था कि जो लोग अंग्रेजी में इस ज्ञान को पढ़ेंगे वो एक तो इस ज्ञान का अनुवाद करेंगे और दूसरा फिर भारतीय भाषाओं में और ज़्यादा नया ज्ञान बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्वतंत्रता के बाद एक बहुत बड़ी मुहिम हमने चलाई थी कि पूरे देश भर में, खासतौर पे हिंदी में हम कई राज्यों की में ग्रंथ अकादमियों ने बहुत सारी विज्ञान की और उस तरह के विषयों की किताबों को अनुवाद किया। जी, तो लेकिन वो जो अनुवाद था उसमें दो बहुत बड़ी बातें ध्यान रखने की जरूरत है। मैं एक बात जरूर करूँगा, जिस तरह के स्रोत साधन संसाधन अनुवाद के लिए चाहिए और जिस तरह की इज्जत अनुवादक को चाहिए, वो दोनों ही उस प्रकृति उसमें नहीं थी। क्योंकि जी, एक तरफ ये बात थी कि जो तो हमने ये सोचा था कि जो अनुवादक है वो कौन होंगे और दूसरा उसको जी, धंधे कितना मिले। तो इन दोनों ही प्रश्नों पे ध्यान से काम नहीं किया। अपन अगर ये माने कि जैसे अभी गूगल ट्रांसलेट करता है, जी, मुझे लगता है उस समय गूगल आने से पहले भी यहाँ पे जो ज़्यादातर अनुवाद हुए वो उसी प्रकार से हुए जिसमें जो लगभग उसी स्टाइल में थे, जिसमें शब्द जी, और शब्द लेके उनको अलग अलग अनुवाद कर रहे हैं। जी, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हम उस समय जो हमारा विभाजन है भारत का उसके दर्द से गुजरे थे और एक जिद थी कि हमें हिंदी को भाषा के रूप में स्थापित करना है। जी, तो और वो हिंदी भी ऐसी हिंदी जो जिसको हम शुद्ध कह सकें। तो जी, शुद्ध हिंदी का मतलब ये है कि वो जिसमें ना तो कोई स्थानीय भाषा है और ना ही जी, कोई पर्शियन ओरिजिन का शब्द आए।
तो हिंदुस्तानी जिसमें ये सब शामिल था, उसको छोड़ के हम लोगों ने जो गूगल ट्रांसलेट जैसी प्रक्रिया की, वो भी हमने संस्कृताइज्ड हिंदी में की। जी। अब में तो खैर उसका बहुत मनी बना, लेकिन जो किताबों के स्तर पे अनुवाद हुआ, वो अनुवाद वैसा ही रहा, उसी भाषा में रहा, और जहाँ पे भी वो मिला, पढ़ने वाले के लिए उसको पढ़ के समझना असंभव था, क्योंकि एक तो जिसने अनुवाद किया उसको ही नहीं समझ में आया था, दूसरा जो भाषा उसने इस्तेमाल की, वो भाषा इतनी जटिल थी कि वो स्वाभाविक हिंदी बोलने वाले के लिए उतनी ही अजीब थी जितने के नहीं, उससे थोड़ा कम शायद, लेकिन बहुत अजीब थी। अंग्रेजी से तो कम थी, लेकिन बहुत अजीब थी। तो इसलिए वो पूरा जो प्रोजेक्ट था जिसमें अनुवाद हुआ, सब किताबें वहीं पढ़ गई जहाँ पे वो थी। जी। जी, जैसे मुझे ये भी लगता है कि अनुवाद की भाषा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी लेख को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि इसकी बजाय तो इसका अंग्रेजी का टेक्स्ट मिल जाए तो ये बेहतर समझ में आ जाए, जबकि मेरी अपनी भाषा हिंदी है और मैं उसमें ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ चीज़ों को पढ़ने और समझने में। और इसकी जो एक बात मुझे समझ में आती है आपकी बातचीत से, कि जो हमने भाषा की नीति अपनाई आज़ादी के समय से, जिसमें हमने हिंदी को राजभाषा के तौर पे स्थापित करने का एक बहुत खास तरह का आग्रह रहा। और ये तो हमें तब पता, हिंदी की स्थिति हमें पता चलती है, लेकिन हमने हिंदी के साथ में उस समय 14 भाषाओं को और चुना था, और आज की तारीख में हमारे पास में कम से कम संवैधानिक तौर पे 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमने मान्यता दी है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि दरअसल इन तमाम भाषाओं में एक तो अनुवाद कितना हो रहा है, क्या जितना हो रहा है वो पर्याप्त है? और दूसरी बात ये कि जिस तरह का अनुवाद हो रहा है, क्या वो अनुवाद दरअसल जो शिक्षा में अनुवाद की जो ज़रूरत आपने शुरुआत में कहा कि ये जो पूरा ज्ञान का क्षेत्र है, यदि हम हर एक क्षेत्र में अपने-अपने स्थानीय स्तर पे उसी ज्ञान का निर्माण फिर से करें, तो एक बड़ी समस्या कंसिस्टेंसी की पैदा होगी, कि हर एक स्तर पे जो लोकलाइज्ड नॉलेज है, तो उसका जो एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सेप्चुअल, जो वस्तुनिष्ठ जो समझ चीज़ों की बननी चाहिए, वो कैसे बनेगी? और दूसरी चुनौती ये है कि अ, हर एक बार यदि आप नए सिरे से शुरू करेंगे, तो जो पीछे जो इतना सारा संचित ज्ञान है, उसकी परंपरा को आप आगे कैसे बढ़ाएँगे? आप तो फिर शून्य से शुरू कर रहे होंगे। तो लेकिन ये जो चैलेंज है, एक तरफ तो जैसा आपकी बातचीत से समझ में आता है कि नीतिगत स्तर पे ही हमने अनुवाद के लिए जिस तरह की भाषा को चुना, वो चुनौतीपूर्ण था। दूसरा जो मुझे लगता है कि इस पूरे समूह के लिए और इस बातचीत को जो आज सुन रहे हैं लोग, उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट सवाल हो सकता है, वो ये है कि एक अनुवादक के तौर पे हमारी भूमिका, हमारी ज़िम्मेदारी, अनुवाद के काम को हम कैसे समझें? क्या हम इसको एक तकनीकी ऐसे काम के तौर पे समझें कि अनुवाद का मतलब सिर्फ एक भाषा से शब्दों को चुनना और उन्हें दूसरी भाषा में बदल देना भर है, या कि अनुवादक से इससे कुछ ज़्यादा की उम्मीद हमें करनी चाहिए? क्या कहते हैं? मैं दो चीज़ों में बात करता हूँ। पहले तो आपका जो जी, पहला बड़ा जो मसला था, उस पे कई भाषाओं में एक समय तक नया ज्ञान भी लिखा जाता रहा। ये सिर्फ जी, है ना, और मलयालम में तो बहुत सारी चीज़ें छपती रही, और बंगाली में भी, और उसमें अपने आप में बहुत सारा ऐसी सामग्री, लेकिन जो की भाषाएं थी जो हिंदी के ज्यादा करीब थी, उन भाषाओं को एकदम से, जैसे जैसे आपने कहा ना कि हमने हिंदी को राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि राजभाषा का अर्थ ये होता है कि राजकीय कार्य में इस्तेमाल करेंगे, और राष्ट्रभाषा वो अभी भी लोगों के मन में प्रश्न है कि ये राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। और हाँ, पर ये जो मैंने संवैधानिक दर्जे की बात की कि वो तो हम हाँ, राजभाषा के वो तौर तो पे ही आप उसे सही कह स्वीकार रही करते हैं, थी, तो जी, लेकिन जो स्थापित करने की मुहिम है, वो तो, बिल्कुल, और उसमें मुहिम शब्द ही गलत है, उसमें वो तो एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की, और वो सेंटिमेंट आज इस भी है। हाँ,
हाँ, वो सेंटिमेंट, और वो इस बात से आता है कि जो राष्ट्र है उसका निर्माण भाषा से होता है, और वो बिल्कुल। पूरी जो एक कल्पना है कि एक राष्ट्र एक भाषा, वो इस जी, बात को जो आज हम समझते हैं भाषा के बारे में, कि वैसे पहले भी समझते थे, लेकिन जी, आज और ज्यादा गहराई से समझते हैं कि भाषा एक भाषा नहीं। अगर आप मलयालम की बात करें तो मलयालम एक भाषा नहीं, उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, और वो हर जी, भाषा में थोड़ी थोड़ी विविधताएं हैं, और वो विविधताएं उस पूरी समाज की और पूरे की विविधता की और समृद्धता की परिचय देता है। तो ये जो एक कल्पना एक समय मेडिवियल टाइम में एक कल्पना दी जी, और वो कल्पना जब की से आया, फिर धीरे धीरे जो भारतीय बाकी भारतीय भाषाएं हैं वो भी गौन होती चली। अंग्रेजी को हिंदी करना आसान नहीं है बहुत जी, बड़े देश के हिस्से के लिए, और देश के एक पूरे बहुत संपर्क है, बहुत तो एक ऐसी भाषा तो चाहिए ही जो संपर्क भाषा है। तो आप संपर्क भाषा अगर सरल रखेंगे और उसमें आप परिवर्तन और एब्जॉर्प्शन की गुंजाइश रखेंगे, तो लोग सरलता से उसको तो अब आप ये देखिए कि इस देश में जो अपरिचित मतलब अलग अलग लोग जगह से आए हुए लोगों की भाषा कॉमन भाषा बनती है, वो हिंदी नहीं बनती है। तो मुझे लगता है कि ये भाषा का प्रश्न है, इस पे और आपको एक शायद बातचीत करनी चाहिए, वो अनुवाद से अलग प्रश्न है। आपको जैसे किसी बिल्कुल। के साथ इस पे विस्तार से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि ये बहुभाषिता, एक भाषिता, और कौन सी भाषा डोमिनेंट हुई, बाकी भाषाओं में लिखने का जो अनुशासनिक लेख है उसका काम शुरू होके क्यों बंद हो गया। तो वो एक मुझे जी, लगता है पूरे इस पूरे जो हम परिवेश में काम कर रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो जी, दूसरा सवाल आपका है वो मुझे लगता है और उस पर ज्यादा अपन बात कर सकते हैं। अ, अगर हम बात अनुवाद की करें किसी भी विषय में, तो सबसे पहला तो बहुत महत्वपूर्ण मसला होता है उस विषय का ज्ञान, है ना। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप पियाजे के कुछ लेखन को अनुदित करेंगे, तो आपको बुनियादी तौर पे ये तो समझ में आना चाहिए कि पियाजे क्या क्या रहा है, और बिल्कुल। उसके लिए आपको उस अनुशासन की समझ होनी चाहिए, उसके बुनियादी धारणाओं के पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पियाजे ने किस संदर्भ में काम किया, जी, उसका बिल्कुल। उसका पूरा जो दर्शन है काम का, और उसका जो पूरी सोच है उसका आपको एक अंदाजा होना चाहिए। जी, और फिर आप अगर टेक्स्ट को 3-4 बार पढ़ें जी, और उसको ये दिमाग में समझने की कोशिश करें कि टेक्स्ट कह क्या रहा है, तो फिर आप उसके बारे में अब सोच सकते हैं कि मैं इसको अब अनुवाद कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है पहला काम तो सबसे बड़ा जो अनुवादक के लिए है वो टेक्स्ट को समझना ही है, और वो टेक्स्ट बिल्कुल। को समझने में काफी मेहनत लगने की जरूरत होती हो सकता है उस टेक्स्ट के विलग कुछ और चीज भी आपको पढ़नी पड़े, जिससे वो पूरा जी, टेक्स्ट का जो लबो लबाब है वो आपको समझ में आ जाए। अब आप जी, जब अनुवाद करने बैठते हैं तो आपको ये पता है कि आप अगर इंग्लिश से किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, जी, तो उस अनुवाद में जो एक तो क्लॉज की जो भूमिका है, और एक जो क्रिया की और संज्ञा की जो स्थान है, बिल्कुल। चाहे ऑब्जेक्ट वाला संज्ञा हो चाहे, उसमें परिवर्तन होगा, बिल्कुल। है ना। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप तो कहाँ लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे, बिल्कुल। और वो सारा जो लंबा सा अंग्रेजी में क्लॉजेस से एम्बेडेड वाक्य है वो हिंदी में कैसे लगाएंगे, बिल्कुल। है ना।
तो इसका मतलब ये आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको हो सकता है कि वाक्यों को तोड़ना पड़े। बिल्कुल। आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि शब्दों की स्थिति बदले, क्योंकि जो शब्द हिंदी में अंग्रेजी में वहां आया वहां हिंदी में तो नहीं आ सकता। जी। तो आप तो ये एक मुझे लगता है 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो उसको समझना, फिर बिल्कुल। ये समझना कि भाई इसमें जो वाक्य रचना है उस वाक्य रचना को कैसे मैं समझूं, और फिर हिंदी में अगर मुझे उसको समझाना है तो उसको मैं कैसे लिखूं और कैसे बांटूं और कैसे लिखूं। और फिर जी। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अब मुझे जब ये समझ में आ गया कि ये मुझे कहना है और मैं इस क्रम में इसको कहना चाहता हूँ, जी। फिर अब मैं शब्दों का चुनाव कैसे करूँ। बिल्कुल। असल में तो हर शब्द का अपना एक अलग, हमें बचपन से ही पर्यायवाची शब्द पढ़ाए जाते रहे हैं, लेकिन असल में तो कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता ना। जिस जिस भाव से आप सूरज का इस्तेमाल करते हैं, जिस भाव से आप सूर्य का इस्तेमाल करते हैं, उस भाव से आप दिनकर और दिवाकर नहीं इस्तेमाल करते। सही बात है। वो एक उनके हर एक का अपना एक खास वो है। अब बिल्कुल। अब आप जब भौतिक शास्त्र में अनुवाद करेंगे तो अब आप ये सोचें कि स्पीड को आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी को क्या कहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पे तो दोनों के लिए गति शब्द है, कोई वस्तु गति में है, कोई वस्तु चल रही है। हुँ। तो फिर आपको ये एक पूरा एक शब्दावली गढ़नी पड़ती है। और वो शब्दावली आप ऐसी गढ़ सकते हैं जो जैसे मैंने पहले कहा, जो इतनी संस्कृताइज्ड हो कि हुँ। लोगों को लगे कि यार ये क्या क्या कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। या फिर आप ये मेहनत करें ये समझने के लिए कि कौन सा शब्द ऐसा है जो उपयुक्त भी है और जिस भाषा में वो इस्तेमाल होता है लगभग वही उसका निहितार्थ है जो हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। जी। क्योंकि एक ही शब्द हर भाषा में कई कई संदर्भों में अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता बिल्कुल। है ना। अब आप ये ले लें, जैसे आप अंग्रेजी का शब्द सेल ले लें। जी। अब वो अगर वो भौतिक शास्त्र की किताब में है जी। तो वो सेल का अलग अर्थ है, वो सेल बैटरी के सेंस में इस्तेमाल होता है। आप अगर बायोलॉजी में चले जाएंगे तो वो अलग तरह से इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। आप किसी आर्किटेक्चर में चले जाएंगे तो वहाँ सेल फिर अलग तरह से इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के आप ये देखेंगे कि उस शब्द सेल का एक कॉन्टेक्स्ट से ही अर्थ बना सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल और कई तो बार ये अब भी चुनना जी, हाँ, बोलिए कि बोलिए आप बोलिए सर। कौन-सा ओरिजिनल शब्द जो जिस भाषा में टेक्स्ट है वहीं से आपको बोरो करना है और कहाँ पे आपको अनुवाद करना ज़रूरी है। वो मैं आता हूँ, वो तो बहुत जी। इम्पोर्टेंट बात जी। है ना? लेकिन अब ये जो आपको उस शब्द का संदर्भ समझना पड़ेगा। हुँ। कुछ संदर्भ तो बहुत स्थूल होते हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि भाई आप ये इस्तेमाल करेंगे या वो इस्तेमाल करेंगे या ये वो। लेकिन आप अगर डेमोक्रेसी का बात करेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे। प्रजातंत्र इस्तेमाल करेंगे, लोकतंत्र इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और उसमें फिर आपको जो लेखक का जो दृष्टि है, जिस तरह से लेखक ने डेमोक्रेसी को समझा है, उस बात का एक थोड़ा ध्यान लेके आपको शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन सा आप शब्द इस्तेमाल करें। जी, और बिल्कुल। फिर जो आखिरी बात बहुत ज़रूरी है, कई बार तो ये अनिवार्य ही हो जाता है कि आप अ, वही शब्द इस्तेमाल करें जो अंग्रेजी में है। और वो ऐसी कोई अलग बात नहीं है, हर भाषा दूसरी भाषा से शब्द लेती है। अब हमारे सारे शब्द वो अपने थोड़ी हैं। बाल्टी शब्द कोई ना तो पर्शियन है और ना ही संस्कृत है। बिल्कुल। बाल्टी शब्द तो अब तो हम हिंदी में मानते हैं ना, मतलब उसको ऐसा तो नहीं कहते कि हिंदी का शब्द नहीं है वो। पर वो उसका ओरिजिन ना तो पर्शियन ओरिजिन ना संस्कृत ओरिजिन है। बिल्कुल। इसी तरह से आप अंग्रेजी में करी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जी। है ना? तो अब करी शब्द आप अगर इस्तेमाल ना करके उसको कुछ, जैसे कई रेस्टोरेंट्स में होता है ना, बड़ा अजीब सा नाम देके कुछ आपको दाल बेच देते हैं, उसमें लंबा लंबा सा नाम लिख के। तो वो जी। नहीं करना चाहते तो आपको फिर सरलता के लिए तो आपको
वही शब्द बोरो करना पड़ेगा ना। साइकिल तो हमने ले ही लिया है, रेलगाड़ी भी ले ली है, तो बिल्कुल। मतलब अपन ने उसमें थोड़ा सा वहां से ले लिया, थोड़ा अपना जोड़ दिया, ताकि वो एक तरह से एक ऐसा शब्द बन जाए जो गाड़ी शब्द जो है हमारे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि गाड़ी का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो सामान ले जाती है, लोगों को ले जाती है, और ये शब्द बिल्कुल, तो उसके साथ रेल करके हमने जोड़ के एक नया शब्द बना लिया, रेलगाड़ी। तो बिल्कुल। ये जो इस तरह की जो चीजें हैं, ये अनुवाद की सरलता के लिए, अनुवाद को बोधगम्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी। जी, एक तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बार उनको सभी का स्वागत करती हूँ। दीपेंद्र बघेल जी, अरिबम अबेम, जानवी सिंह जी, दीपेंद्र राजा पांडे जी, सुदेश कुमार जी, संजय लोढ़ा जी, निधि गुलाटी और जानवी जी हैं हमारे साथ में। और संजय जी मेरे ख्याल से ऐसा पूछ रहे थे कि जॉइन नहीं हो रहा है, तो संजय जी आप सभी यहाँ पे फेसबुक पे लाइव पे इससे जुड़ पाएँगे। और ये जो लिंक है ये एक स्पेसिफिक लिंक है जो जो सब लोगों को एक्सेस नहीं होगा। तो आपको जो भी किसी को कोई भी सवाल पूछना हो, हार्डी से कुछ और आप पूछना चाहते हो, अपना एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट किसी बात पे रखना चाहते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर उस बात को कहें, तो उससे हमें इस बातचीत को आगे बढ़ाने में और आप लोगों का योगदान लेने में मदद मिलेगी। एक जो ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया का पेज है, वहाँ पे हमारे किसी साथी ने लिखा है, जो आप अभी बात कर रहे थे, कि जब हम ट्रांसलेट करने लगते हैं शब्दों को, तो हम किस तरह से कई बार बहुत ही टेक्निकल से शब्द बनाने लग जाते हैं। जैसे अपडेट को अद्यतित करना तो ठीक नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि हमको कई बार जो आपने कहा कि कई बार कॉन्टेक्स्ट से चुनना होता है, और कई बार हमें जो मूल शब्द है, और वो चाहे अंग्रेजी से हो चाहे अन्य भाषाओं से भी हो, हमारी भारतीय भाषाओं से भी हम बहुत सारे शब्दों को हिंदी में, और कई बार यदि किसी और भाषा में हम अनुवाद कर रहे होते हैं, तो हिंदी से या जिस भी भाषा से हम अनुवाद कर रहे हैं, तो क्योंकि आज की तारीख में शायद हम अलग अलग करने बैठें, तो सारे शब्दों के ओरिजिन खोजना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि कौन सा शब्द कहाँ से आया है। और ये जो एक प्रचलित कहावत है कि सारे शब्दों का या तमाम भाषाओं का ओरिजिन संस्कृत है या लैटिन है, तो शायद ऐसा कहना भी एक बहुत बड़ा क्लेम करना होगा, जबकि हम बहुत सारा कुछ आपस में भाषाओं से एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। थोड़ा हार्डी, मैं अब आपसे जो प्रैक्टिकली अभी आप जिस तरह का काम कर रहे हैं और जिस तरह का काम लोगों के साथ करवा रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या अनुभव है? आप किस तरह से ये यूनिवर्सिटी भी बहुत सारा काम ट्रांसलेशंस का करवा रही है। तो एक तो यूनिवर्सिटीज़ का जो रोल है ट्रांसलेशंस के थ्रू नॉलेज को अवेलेबल कराना तमाम भाषाओं में, एक से दूसरी भाषा में, इसके बारे में यदि आप इस लार्जर क्वेश्चंस पे भी कुछ कहना चाहें, और जो पर्टिकुलरली आपका जो अभी एक्सपीरियंस है इस तरह के काम को अनुवाद करने का और लोगों तक पहुंचाने का, तो ये किस तरह का काम है? इसमें किस तरह के अनुवादक आपके साथ जुड़ते हैं, और इसमें क्या अपेक्षाएं अनुवादकों से रहती है? कैसे इस काम को और बेहतर बनाया जा सकता है? इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस और आपकी ओपिनियन जानना चाहेंगे। मैं एक चीज पहले फ्लैग कर दूं, उस पर वापस आऊंगा बाद में। जी। मुझे लगता है अनुवाद तभी सार्थक है जब आप उसको इंश्योर कर पाए कि वो टू वे अनुवाद है। मतलब आप सिर्फ लगातार अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते रहेंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। जी। आपको वो प्रोसेस शुरू करना होगा जिसमें आप अंग्रेजी में भी अनुवाद करें और उसकी मांग पैदा हो। बिल्कुल। और उसके लिए सिर्फ उसके लिए भी इसका मतलब ये भी ज़रूरी है कि आप साथ साथ हिंदी में भी या तेलुगु में भी, मलयालम में, कन्नड़ में, बंगाली में, बंगला में, हर भाषा में ऐसा सामग्री रचें जो सामग्री इस प्रकार की हो जिसे लोगों को लगे कि इसको दूसरी भाषाओं में होना चाहिए। मतलब जी। सारा जो ज्ञान अंग्रेजी में ज्ञान है वो अंग्रेजी में तो लिखा नहीं गया ना। पियाजे ने तो अंग्रेजी में नहीं लिखा, वैगोट्स्की बिल्कुल। ने भी अंग्रेजी में नहीं लिखा, है ना। तो ये जो एक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में अगर हमें इंसानी समाज में एनरिचमेंट लानी है
तो अनुवाद की प्रक्रिया की एक अनिवार्य शर्त ये है कि वो दो तरफा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात आपने बीच में भी एक बार कही थी, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ क्योंकि ये शायद हम मिस कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन जो ओरिजिनल राइटिंग है वो हमारी बहुत सारी भारतीय भाषाओं में भी नए ज्ञान का सृजन हो रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ हो रहा है, कहाँ ऐसा बेहतर काम हो रहा है और उसको एक लार्जर दुनिया की ऑडियंस तक ले जाने के लिए ट्रांसलेट करना। क्योंकि एक बात जो आप अभी कह रहे हैं वो ये है कि हम खुद सजग रहें इस बारे में कि हम अपनी भाषाओं में भी इस तरह के ज्ञान का सृजन करें जो मौलिक हो और जो दुनिया के लिए उपयोगी हो और जिसको दुनिया की दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया जाए। तो एक तो इसके बारे में खुद अपनी सजगता होना और उसके साथ में इस काम को करना, और एक अपने आप ही बहुत सारा काम है जो कि हमारी अपनी स्थानीय भाषाओं में, और वो कोई हिंदी में होना ज़रूरी नहीं है कि हमने हिंदी को राजभाषा माना तो तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, भोजपुरी में, किसी भी भाषा में ऐसा बहुत सारा लोग ओरिजिनल लिख रहे हैं जिसको कि पहचानना, और वो काम शायद जो अकादमिक दुनिया है उसका काम है कि वो पहचाने कि कहाँ पे इस तरह का ओरिजिनल काम हो रहा है और उसको कैसे हम लार्जर ऑडियंस तक ले जा पाएँ। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं इस पे वापस आऊँगा, जैसे मैंने कहा देवयानी बहुत जो अभी आपने बात कही इस पे भी। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगता है हम लोग कर रहे हैं, हम जो अनुवाद के लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को पहचानें जिनकी इच्छा है कि वो भारतीय भाषाओं में ज्ञान को उपलब्ध कराने में, और जो नया सामग्री किसी अनुशासन में अवधारणात्मक स्तर पे लिखी जा रही है उसको समझने में जिनकी रुचि है, जिन्होंने पढ़ा है वो विषय और उसमें और पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो जिनको ये लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण काम है कि हम जी। अब जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में जब काम शुरू किया तो एक मोहाली में एक आइजर संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। वहाँ के कुछ लोगों से हम मिले, जो मेरा एक कुछ दोस्त हैं जो होशंगाबाद में विज्ञान में काम करते थे, उन्होंने मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से परिचय कराया और आइजर मोहाली के कुछ लोगों से भी परिचय कराया। तो वहाँ पे दोनों जगह जो बच्चों का मुख्य वो था, वो ये था कि मैं इस काम को इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था कॉलेज में, इंटर में, मुझे बहुत दिक्कत हुई और मैंने बहुत सारे बच्चों को, कुछ का ये था कि जब हम आइजर में 2 साल रह लिए तो हमने देखा बहुत सारे नए बच्चे जो आइजर में आ रहे थे, जो हिंदी के इलाकों से आ रहे थे और भाषाओं के इलाकों से आ रहे थे, उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो अगर आप बर्कले का अनुवाद करते हैं या और चीज़ों का अनुवाद करते हैं तो हम उसमें जो भी हम मदद कर सकें हम करें। लेकिन ये जो भावना है ये इसमें जो वैचारिक तौर पे तो शुरुआत में अच्छी लगती है लोगों को, लेकिन जब एक्चुअली बैठ के अनुवाद करने लगते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये काम बहुत मुश्किल है। और ये भी समझ में आता है कि हमने जो फिजिक्स सीखी है, वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि हम पढ़ते हैं पास होने के लिए, समझने के लिए कम पढ़ते हैं, लेकिन जितना हमें लगा हमें समझ में आता है, जब हम अनुवाद करने लगते हैं तो हमें समझ में आता है कि उसमें बहुत एक्चुअली बहुत बड़ी बड़े गैप्स हैं। तो फिर उसमें जो मेहनत लगती है कि आपस में बातचीत करें, अपने प्राध्यापकों से बातचीत करें, प्राध्यापकों और बच्चों के बीच में बातचीत हो सके इस मसले पे, तो ये हमारी कुछ अनिवार्य ज़रूरतें हैं कि भाई आपके पास ऐसा समूह होना चाहिए जो आपस में बात कर सके और उसमें कुछ ऐसी माहौल हो कि जो जो ज़्यादा सीनियर लोग हैं, जो ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, जिनका ज़्यादा अनुभव है, वो उन नए छात्रों की बात को सुन सकें धैर्य से और ये स्वीकार सकें कि हो सकता है वो छात्र से ही कह रहा। बिल्कुल। क्योंकि जब आप अनुवाद का काम करते हैं तो फिर उसमें कई सारी क्षमताएं आ जाती हैं। एक तो यही कि आपको हिंदी के कितने शब्दावलियां पता हैं। दूसरा ये कि उस वाक्य को उस समय आपने जो पढ़ा
वो आपके अनुभव के आधार पे आपने कितने अच्छे से उसको समझा। और तीसरा ये कि जब कोई कुछ कहता है तो आप उसको कितने ढंग से अपने उसके अंदर एब्जॉर्ब कर पाते। तो इन कई कारणों से ये बहुत अनिवार्य हमें लगता है कि जो अनुवाद की प्रक्रिया में अगर आपस में संवाद हो, और वो संवाद एक तरह से लोकतांत्रिक संवाद हो। हाँ, और लोकतांत्रिक का मतलब ये नहीं है कि हर कुछ हम उसमें होए, पर आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस मुद्दे के इर्द गिर्द बात करें। और इसमें कई बार मेरा खुद का भी अनुभव है, जब हम इस तरह की बातचीत करते हैं तो हम बहुत अहम के टकराव में भी फंस जाते हैं। तो आसान नहीं होता ये कि आप इस बात पे अड़ ही जाते हैं कि यही शब्द होना चाहिए, तो आप फिर सुनने को तैयार नहीं होते। कई बार वो अड़ना सही होता है, कई बार वो अड़ना, तो आप हर बार ये भी नहीं कह सकते कि अड़ना नहीं चाहिए, कई बार तो बहुत जरूरी होता है अड़ना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान रखना होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग हों वो स्वैच्छिक रूप से जुड़ें, मन से जुड़ें, और फिर उनके साथ जो ऐसी संभावनाएं हों कि वो आपस में विचार विमर्श कर सकें, और उनमें एक नया सीखने की और ये समझने की दरकार हो कि मैं और सीख सकता हूँ और मुझे इस विषय को भी और सीखना है। और हिंदी में अनुवाद करना कोई मतलब कोई एक मजबूरी नहीं है, बल्कि एक आवश्यक काम है। ये भावना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। एक और बात भी मुझे लगती है इस बारे में कि अनुवाद के काम को आपने भी थोड़ा तो कहा इस बारे में कि अनुवाद के काम को जिस तरह का सम्मान, क्योंकि जितना बड़ा काम है ये, है ना? किसी भी एक आपको अनुशासन को भी समझना है, आपको भाषा को भी समझना है और आपको एक भाषा को नहीं समझना है। जिस भाषा से आप करने वाले हैं उस भाषा पे भी आपकी ऐसी ठीक पकड़ होनी चाहिए कि आप उसमें लिखी गई बात को ठीक से पढ़ के समझ सकें, और जिस भाषा में करना है उस भाषा की तो आपको इतनी रवानगी होनी चाहिए कि आप उसमें अच्छी तरह से उस बात को, कहाँ वाक्य को तोड़ना है, कहाँ विस्तार देना है, किन शब्दों में से चुनना है शब्द को। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और फिर किसी भी काम के साथ ये भी होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करते जाता है तो उस अभ्यास के साथ में उसकी भाषा में, उसकी समझ में बदलाव आता है, मैच्योरिटी आती है, बेहतर होती जाती है। लेकिन अनुवाद के काम को जिस तरह का सम्मान और मानदेय अ, मिलता है प्रतिफल के रूप में, तो जो नए लोग, जो विद्यार्थी हैं, जो शुरू कर रहे हैं अभी करना इस काम को, वो लोग तो थोड़े समय तक इसके साथ में सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इसको एक प्रोफ़ेशन के तौर पे लंबे समय तक इस पे अपना जीवन निर्वाह करना चाहे, तो मुझे लगता है कि ये जो काम है, इस काम को हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारा समाज उस तरह से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है कि इसके बूते पे कोई अपना जीवन निर्वाह करने जैसा फ़ैसला ले पाए, और यदि कोई करना चाहता है तो उसको काफ़ी कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप इतने सालों से ये काम करवा रहे हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि क्या कहते हैं आप? देखिए, एक तो ये है कि अनुवाद का कार्य यूनिवर्सिटी स्तर पे बहुत ज़्यादा कराते नहीं हैं लोग, है ना? जी, और दूसरा ये है, जब आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अनुवाद के काम की समझ बहुत कम है। जी, अगर आप ये समझें कि अनुवाद का काम लगभग लेखन जितना मुश्किल है ना? बिल्कुल। और आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि अंग्रेजी में जिस टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हैं उतना अच्छा नहीं, उतना सुगठित नहीं, लेकिन उस तरह का एक टेक्स्ट आपकी अंग्रेजी में लिखने की क्षमता हो, बिल्कुल, ताकि तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो जी, ऐसे अनुवादक में मेरा आग्रह है कि सभी लोग जो अनुवाद कर रहे हैं उनको थोड़ा अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी अंग्रेजी को भी सुधारने की जरूरत है। क्योंकि आप बहुत ठीक है बात कह रही है कि वो टेक्स्ट पढ़ के उसको समझना वो बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है। और फिर जी, ये सवाल कि आपको उसको हिंदी में लिखना है। हम सब जानते हैं कि लिखना कितना मुश्किल काम है। अपने विचारों को लिखना मुश्किल काम है। अब किसी दूसरे के विचारों को समझ के उसको लगभग उसी ढंग से जिस ढंग से उसने लिखा है लिखना, तो और भी मुश्किल काम है।
है ना। बिल्कुल। असल में हम इतनी मेहनत से करते नहीं है, मतलब अभी भी नहीं करते, हम जो करवा रहे हैं उसमें भी नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम आदर्श रूप में समझें तो अनुवाद का काम एक अनुशासन के तौर पे उतना ही मुश्किल है जितना नया लेखन। और बिल्कुल। वो जो व्यक्ति अनुवाद कर रहा है उसको दोनों भाषाओं में अनुवाद मतलब आना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसका क्या तात्पर्य है। इसका एक तात्पर्य तो ये है कि अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो मेरा यह आग्रह होगा आपसे कि आप 2-3 विषयों में ही करें। बिल्कुल। आप अखबार का अनुवाद कर रहे हैं या मैगजीन्स का अनुवाद कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत आप ज़्यादा वाइडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे मैं दर्शन शास्त्र के टेक्स्ट का अनुवाद करूंगा, तो फिर आपके पास एक पूरा उसके पूरे डिस्कोर्स की आपको समझ होनी चाहिए, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी फिलोसोफर को पढ़ रहे हैं तो उस फिलोसोफर का जो मूल जो दर्शन है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, और उस बिल्कुल। दर्शन में और किसी दूसरे दर्शन शास्त्री के दर्शन में क्या फर्क है। जब तक आप ये जी। नहीं समझेंगे तो आप फिर उपयुक्त शब्द नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि आपको टेक्स्ट में पढ़ते पढ़ते अगर एक छोटा सा भी बट मिस हो जाए, हुँ। इंस्पाइट मिस हो जाए, हाउएवर मिस हो जाए, तो आपको उसी बात से पकड़ में आएगा कि ये बात तो कह ही नहीं सकता आदमी। मतलब आप ये कहें कि ये बात तो मैं इस व्यक्ति के सोच से परिचित हूँ, ये बात कह ही नहीं सकता क्योंकि इसका जो दर्शन है वो पदार्थवादी है ना। तो अगर आपसे कोई बट कोई हाउएवर मिस हो गया है तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो अनुवाद लिखा है वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये जो है ये इसका झुकाव पदार्थवाद से दूसरी तरफ ले जा रहा है या अस्तित्ववाद से दूसरी तरफ ले जा रहा है। हर विषय में अपन को ये देखना पड़ेगा। अब आप अगर समाजशास्त्र का बुक रहे हैं अनुवाद, तो आप डरखीम को नहीं समझेंगे अगर, तो आप फिर कैसे उसको कर पाएंगे कि भाई ये जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है ऐसा। तो उसका जो पूरा जी। सेंस ऑफ राइटिंग है उसको नहीं समझ पाएंगे तो अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मुझे लगता है कि आपका उस विषय के साथ एक गहरी संबंध, और इसीलिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी विषय के लोगों को अनुवाद के लिए लें उसी अनुशासन के जिस अनुशासन में आपको अनुवाद करना है। तो अगर आप जी। मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का अनुवाद कर रहे हैं तो फिर एक उसके अंदर आपकी एक पकड़ और रवानगी बन जाती है, तो फिर आपका जो अनुवाद है वो सहज और सरल भी हो जाता है और ज़्यादा सही भी हो जाता है, क्योंकि तीनों चीज़ें चाहिए, सही भी चाहिए और सरल भी जी। चाहिए और उसमें पढ़ने की रवानगी भी चाहिए। तो, जी। तो इस अब सवाल ये है कि इसको अगर आपको एक प्रोफेशन बनाना है। अब बहुत सारी विश्वविद्यालयों में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज के डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन वो जो डिपार्टमेंट हैं वो आपको असल में इस तरह के मसलों पर कोई बातचीत नहीं करवाते जिस पे अपन बातचीत कर रहे हैं। जी। तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि अगर आप किसी विषय को किसी चीज को अनुवाद कर रहे हैं तो उसकी अनुशासनात्मक समझ उस चीज का पहला हिस्सा है। और इसीलिए अगर आपको अनुवादक के रूप में जीवन का एक वो बनाना है तो एक तरह से इसकी मांग बननी पड़ेगी। और किसी विश्वविद्यालय को जिसके पास पैसा है, सरकार को, किसी संस्थान को इस बात के में कहना पड़ेगा कि हम इसमें निवेश करने को तैयार हैं, जी। कि हम अब इस विषय में इस भाषा में हम अनुवाद करें। कई जगह पे ये कराया गया है, मतलब अलग अलग समय में तेलुगु में जो और सा तो नाम ही भूल गया मैं, वो वहाँ पे एक टीचर्स यूनियन होती थी, उसने कुछ चीज़ें अनुवाद कराई। मलयालम में के एसएसपी में बहुत सारी चीज़ें
अनुवाद कराई। कर्नाटका में बहुत बड़ा ग्रुप है, साइंस फिक्शन और साइंस के ऊपर सरल चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, पॉपुलर साइंस को अनुवाद किया। लेकिन जो अनुशासनात्मक अनुवाद है वो नहीं। साहित्य, हम पहले भी बात करें, साहित्य का बहुत अनुवाद हुआ है। और साहित्य में आप अगर ये देखेंगे, साहित्य अकादमी ने बहुत सारी भाषाओं में एक दूसरे में अनुवाद किया है। अंग्रेजी की किताबों का अनुवाद किया है। बहुत सारे प्रकाशकों ने, राजकमल ने, राजपाल ने, उसने, ग्रंथ शिल्पी ने, मैं के बारे में बाद में अलग बात करेंगे, इन लोगों ने बहुत अनुवाद किया है। लेकिन ये सब अनुवाद वो है जो उनको लगता है कि जिसके लिए बाजार में बेचा जा सकता है। हिंदी की समस्या ये है, कन्नड़ और तेलुगु, मलयालम, सबकी समस्या ये है कि अनुशासनात्मक जो विषय हैं उनके लिए बाजार में कोई जगह नहीं। मतलब कोई ये इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मैं हिंदी में या कन्नड़ में या वो इस तरह की किताबें पढूं। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो हमारे विषय के को पढ़ाने वाले हैं वो सब अंग्रेजी में पढ़े हैं, और उनमें से कई लोगों को जिनको हिंदी आती भी थी, जिस जिस तरह से हमारे देश में भाषाओं की का स्तरीकरण है, तो अपनी भाषा के प्रति, अपनी स्थानीय, अपनी ज्ञान की भाषा के प्रति, जो चाहे आपने स्कूल में हिंदी भी पढ़ी हो, लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं तो ये अपेक्षा ये होती है, ये एक्सपेक्टेड है और ये इज्जत मानी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी अंग्रेजी में शिफ्ट करें। जी। हिंदी में ना तो आप अगर हिंदी का शब्द अगर आप प्रश्न पत्र में लिख देंगे, हिंदी में तो उत्तर आप लिख ही नहीं सकते। मतलब मैं हिंदी को एक प्रतीक के ले रहा हूँ, बाकी सभी भाषाओं किसी भी। तो दो तरह के कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज वो जिनमें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है, और जहाँ पे हिंदी मतलब ये भारतीय भाषाओं में स्नातक के स्तर पर हिंदी में पढ़ाई होती भी है, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो इतिहास हो। वो जो किताबें हैं, उसमें जो परीक्षाएं हैं, उसमें जो पढ़ाने वाले हैं, उसका, उनका जो समझ का तरीका है, समझाने का तरीका है, विवेचन का तरीका है, वो अंग्रेजी के जो वो है उसमें उनसे बहुत फर्क है। क्योंकि अंग्रेजी में लगातार नया ज्ञान बन रहा है, और हमारे देश में भी ज़्यादातर जो शोध करता है वो अंग्रेजी में ही ज्ञान बना रहे हैं। तो जिस भाषा में आप ज्ञान बना रहे हैं, उस भाषा में नया ज्ञान क्या है, उससे आपका परिचय भी है। और उस परिचय को करके आपके पास पर्चा लिखने के लिए जितना भी समय है, क्योंकि आपको यूजीसी में अगले ग्रेड में पहुंचना है, तो आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल चाहिए, आपको ऐसे पब्लिशर चाहिए जो आपकी किताबें छाप सकें। तो हिंदी में ना तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं उस विषय में, उस अनुशासन में, ना ही कोई प्रकाशक हिंदी में उन किताबों को छापने को तैयार है, और उनको फिर यूजीसी रिकॉग्निशन मिले कि आपके वो जो भी तरीका है उसमें तो कुल मिला के जो पूरा माहौल है वो ये है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप अंग्रेजी में जवाब देंगे, आपका जो प्रमोशन का दायरा है वो अंग्रेजी से बनेगा। तो फिर भारतीय भाषाओं में ज्ञान रचने की, ज्ञान बांटने की, और ज्ञान को समझ के सरल अपने शब्दों में लिखने की, इन तीनों प्रक्रियाओं में ही काम नहीं हुआ है किसी भी भारतीय भाषा में। जो पहले शुरू में हुआ भी था वो भी धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल भी है जो बूमरैंग की तरह लौट कर हमारे पास में आ जाता है कि विश्वविद्यालयों में हिंदी में काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो हिंदी का विद्यार्थी है वो यदि पढ़ना चाहे तो उसके पास में हिंदी में रिसोर्सेज उपलब्ध ही नहीं है। तो इसलिए उसको कुछ भी करके और उसको हिंदी में या किसी भी जो हमारी अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनमें उनके पास में
पढ़ने के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध ही नहीं है, जो चीज़ें उनको पढ़नी पड़ती है वो बहुत ही खराब हिंदी में लिखी हुई होती हैं, कई बार उनको गाइड बुक्स पढ़ के और उसके ऊपर अपना जिस तरह जैसे तैसे करके अपनी डिग्री पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनकी अंग्रेजी में, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दीजिए, जैसे दिल्ली वगैरह को छोड़ दीजिए, जो तमाम राज्यों के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हिंदी में पढ़ाया जाता है अभी, लेकिन जो हिंदी में पढ़ने के लिए उनको टेक्स्ट मिलता है वो इतना सबस्टैंडर्ड होता है कि जिस तरह की अनुशासनात्मक समझ की आप बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति को पूरा अपना अकादमिक पूरा जीवन पूरा कर लेने के बाद में तक उसको उस तरह के टेक्स्ट का एक्सपोज़र ही नहीं मिलता है, यदि उसको अंग्रेज़ी भाषा के साथ उस तरह का उसको एक्सपीरियंस नहीं रहा हो। तो यदि उसने अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं सीखा है, तो उसको वो फ्लेवर ही नहीं मिलता है डिसिप्लिन का जो उसको मिलना चाहिए। तो मतलब कोई भी अंग्रेजी में पढ़ाना, हिंदी में या किसी भी भारतीय भाषा में पढ़ाना कब शुरू करेगा? जब उसको खुद उस भाषा में पढ़ने का, उस भाषा में उस तरह का रिसोर्स उपलब्ध हो। पढ़ाने वाला तो रिसोर्स उपलब्ध नहीं करवा सकता है, तो वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तो स्टेट की है या यूनिवर्सिटीज की है कि उतना सारा उसके अंदर ट्रांसलेशन हो और लोग उसको पढ़ सकें और लोग उसको पढ़ के अपनी अकादमिक सफलताएं उनको मिल सकें कि वो उसमें जा सके। लेकिन मैं फिर से लौट के इस सवाल पे आना चाहूंगी, क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पे हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जो अनुवाद के ही काम में लगे हुए हैं। तो एक अनुवाद का एक तरह का बाजार भी खड़ा हुआ है ना, जिसमें ट्रांसलेशन वाली एजेंसीज भी हैं, और तो वो जिस तरह से सारा काम होता है उसमें एक ट्रांसलेटर की जैसे अपेक्षा तो जो अनुवादक से होती है और होनी चाहिए जायज़ तौर पे, वो जो आपने बात कही कि उसके पास में डिसिप्लिन की समझ भी हो और उसके पास में कम से कम उन 2 भाषाओं पे एक इतनी ढंग की पकड़ हो कि वो दोनों भाषाओं में समझ सके और लिख सके। लेकिन जो उसका जो सर्वाइवल के सवाल हैं, वो सवालों को एड्रेस करने के लिए न मार्केट तैयार है, न इंस्टीट्यूशंस तैयार हैं। तो इस पे थोड़ा आप अ, सिस्टम के लिए आप यदि कुछ कहना चाहें, लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहें, जिससे कि थोड़ा और एनेबल्ड फील करें जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये काम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात मैं इसमें जोड़ देती हूँ कि कई बार जो खुद ट्रांसलेशन करने वाले लोग भी हैं, वो खुद भी अपने काम को न तो अ, उस ढंग से वैल्यू करते हैं कि उसका किस तरह का उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसके रूप में, और दूसरी बात कि ये जिस तैयारी की आप बात कर रहे हैं, कई बार लोगों में इस चीज़ को लेके भी इनहिबिशन देखा है, झिझक देखी है कि यदि हमें अनुवाद करना है तो हमें लिखने के कौशल की क्या ज़रूरत है, हम तो अनुवाद ही तो कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक मिक्स सा सिनेरियो है, उस पे कुछ जाते-जाते आप थोड़ा-सा इस बात को कुछ लोगों को आपने इस बिल्कुल बारे में। अलग-अलग डायमेंशन रखी है। मैं कोशिश हाँ, हाँ, 3-4 अलग-अलग डायमेंशंस पे बात रखी है दिव्यांश। तो जी, देखिए अगर हम नीति की बात करें, हमने नेशनल ट्रांसलेशन मिशन बनाया, है ना? जी, जी। 2 समस्याएँ उसमें हुई। एक तो ये कि हमारे पास एक कॉपीराइट बोर्ड भी है जो हुँ, ये फैसले करता है कि कॉपीराइट की दर क्या होगी। जी, लेकिन इन दोनों नेशनल ट्रांसलेशन मिशन और कॉपीराइट बोर्ड मिलके पब्लिशर्स के साथ ये नेगोशिएट नहीं कर पाए कि हमें वो परमिशंस मिल जाएं कि हम किताबों को अनुवाद कर सकें, जी, थोड़ी बहुत किताबों के अलावा। तो पहली बात तो यही देखिए कि हम ने कितनी गंभीरता से ये जो हमारा लक्ष्य था कि हमें किताबें चाहिए हिंदी और बाकी भारतीय भाषाओं में, और उसमें सभी भारतीय भाषाओं की बात थी, और ये सोचा था कि सेट ऑफ टाइटल्स, तो सब लोगों को चिट्ठी लिखी गई, हमने भी कुछ किताबें लिख के भेजी कि इनको आपको करना चाहिए, लिस्ट भी बनी, उसमें छटाई भी हुई, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा। और उस पर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और पब्लिशर्स के साथ बोथ इन टर्म्स ऑफ कानून और आर्थिक, भाई आप उसे एक रीजनेबल रेट, भाई आपको इतना हम देंगे पैसा,
मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा नेटवर्क आपका मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा आवाज आ है। रही है क्या अभी दिव्यांगी? हाँ, आ रही है, लेकिन बीच में थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आज में सुनने चला जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कि ये जो परमिशन है अनुवाद अनुवाद की और जी, इनको लोगों तक ले जाने की, ये मिल सके ना, जी, पहला ये है। और हमने इतनी सब बातचीत के बाद भी इस पे समय नहीं लगाया है। हमने बहुत जी। सारी चीजें कर दी, ये संस्थान बना दो, वो संस्थान बना दो, और अब तो हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हम पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो मतलब ये हम मानी चुके हैं कि भाई अंग्रेजी तो इस देश में रहने वाली है, वो एक जी, महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे ज्ञान का, और हम तो अब ज्ञान पूरा अंग्रेजी में ही। तो एक बात है। दूसरा, आप ये अगर सोचें कि अनुवाद के लिए पर वर्ड नेशनल रेट था, जी। तो आप ये समझ पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति क्यों उसको नहीं कर रहा। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल, जिसको एक तरह से उसको एक प्रोफेशनल रूप में, एक रिगरस रूप में करना है, जितनी मेहनत उसको, मतलब आपको अगर 1000 पेज, एक तीन पेज का एक आर्टिकल ट्रांसलेट करना है, तो उसमें टाइम लगेगा आपको। बिल्कुल। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका विषय समझना पड़ेगा, और उसमें अगर एक पूरी किताब है तो वो काम आसान है, क्योंकि आपके किताब को, मतलब उस विषय को पढ़ने के बाद आप ज्यादा बड़ी किताब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको काफी उसको पढ़ के उस हर एक शब्द को चुनना, उसको दोबारा पढ़ना, किसी दूसरे से पढ़वा के उस पर टिप्पणी करवाना। तो ये काम जो अगर आप कहेंगे कि हम 50 पैसे में पर वर्ड दे के कराएंगे, तो फिर आप कैसे करेंगे? जी, तो जी, मुझे बिल्कुल। लगता है कि नीति स्तर पे ये इम्पोर्टेंट है समझना सरकार के लिए, कि अगर हम भारतीय भाषाओं को हर हर डॉक्यूमेंट में हम कहते हैं कि भारतीय भाषाओं में 1986 से में कहा गया, हर राष्ट्रीय दस्तावेज में कहा गया, 2020 में दोबारा कहा है। तो इसका मतलब ये हमें दो चीजें तो बहुत ध्यान से सोचनी पड़ेंगी। एक तो एक मैकेनिज्म जिससे कि पब्लिशर्स के लिए हिंदी, मतलब भारतीय भाषाओं में किताबें छापना आसान हो जाए। तो कोई ऐसा तरीका हो जिनसे अच्छी अनुशासन वाली किताबों का लाइसेंस सरकार खरीद ले, जी, और फिर वो जी, उपलब्ध कराए, और उसमें जी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और नेगोशिएशन करना पड़ेगा। सरकार अगर कॉपीराइट बोर्ड के माध्यम से नेगोशिएशन करेगी तो ज़्यादा रीजनेबल कर सकता है, और मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसको करना चाहिए। इसको वो करेंगे नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसी तरह से राज्य के जो सरकारें वो भी कर सकती हैं, वो भी केंद्रीय सरकार के ऊपर दबाव डाल सकती हैं कि इसको किया जाए। और आप अगर ये चाहें कि हम हमारा जो देश में शोध का क्वालिटी बढ़िया हो, शोध बढ़े, तो उसके लिए भी जरूरी है, तो आप नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से करवा लीजिए जो बना रहे हैं आप। लेकिन जी, इसमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत जरूरी है कि अच्छे पत्रों, अच्छी बड़ी किताबों की आपको जी, भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाने पड़ेंगे, है ना? और बिल्कुल। उसके लिए आपको अनुवादक को सफिशिएंटली कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सफिशिएंटली कंपनसेट नहीं करेंगे तो किस उस व्यक्ति के पास जितना उसमें मेहनत लगाने की जरूरत है वो नहीं लगा पाएगा। और बिल्कुल, तीसरा, मुझे ये लगता है कि आपको स्कूल स्तर की किताबों, अब आप एनसीईआरटी की किताबों की ट्रांसलेशन देखिए देवयानी, इतनी इतनी लेक्चर ट्रांसलेशन है। गणित की किताब अगर आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो जी, आपको समझ में आती है। वही किताब अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो जब तक हिंदी वाली किताब के बगल में अंग्रेजी की किताब नहीं थे, आपको नहीं आती। बिल्कुल। तो इसलिए अनुवाद की गुणवत्ता, आ, वो बहुत स्कूली स्तर की किताबों की बहुत जरूरत है। तो तीन चीजें मैंने कही: स्कूली स्तर की किताबों की गुणवत्ता, स्कूली स्तर पे बिल्कुल, भारतीय भाषाओं में अच्छी किताबें उपलब्ध करवाना, फिर कॉपीराइट की परमिशंस के लिए प्रयास करना, और
अनुवादकों के लिए एक रीजनेबल कंपनसेशन बनाना, ये मुझे लगता है बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण मसले हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आपने एक और बात कही थी, वो मेरे दिमाग से उतर गई है, तो मैं अभी इसका जवाब नहीं दे मुझे भी सोचना पड़ेगा कि कौन-सी वाली बात थी जो दिमाग से उतर गई। पर मुझे लगता है हाँ, कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नोट पे हमारी बातचीत आ रही है, जो बहुत सारे लोग ये लगातार एक कंसर्न रहता है। ये कंसर्न इसलिए भी रहता है कि एक तरफ 10 पैसे प्रति शब्द की दर पे भी अनुवाद करवाया जाता है और लोग करने वाले तैयार होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग जिस तरह के अनुवाद की आप बात कर रहे हैं, जो लोग सीरियसली ट्रांसलेशन को करना चाहते हैं, जो दोनों भाषाओं के बीच, क्योंकि अनुवाद का काम एक बहुत ही बहुत क्रिएटिव काम है। आप अगर करने लगते हैं तो आपको ये जो दोनों भाषाओं के बीच में आने-जाने का जो सारा एक्सपीरियंस है, ये बहुत एनरिच भी करता है खुद को एक व्यक्ति के तौर पे भी। तो ये मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह की आपने जो बातें कही कि पॉलिसी के लेवल पे, सरकार के स्तर पे किस तरह के प्रयास होने चाहिए, स्कूल लेवल पे यदि वहाँ से हम अच्छा अनुवाद करेंगे, और फिर हायर एजुकेशन में तो ट्रांसलेशन के काम की हमने बातचीत की ही कि कितना इम्पोर्टेंट है इसका होना। निधि गुलाटी जी का एक कमेंट है, मैं पढ़ देती हूँ। ये कह रही हैं, हार्डी जी मेरा एक सवाल है, यूजीसी लिस्ट या स्कोपस लिस्ट या इम्पैक्ट फैक्टर का मापन, ये सभी अपने देश की भाषाओं की अवहेलना करती हैं। इस स्थिति को कैसे बदला जाए, किस तरह की कोशिशों की जरूरत है? बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली इसमें दो प्रॉब्लम है निधि। एक तो ये प्रॉब्लम है कि ये मतलब हमारी सारी घोषणाओं के बावजूद अ, हम लोगों को अभी भी भारतीय भाषा में जो ज्ञान है उसको जांचने का कोई हमारे पास अच्छा तरीका नहीं है। और जी, इसीलिए लोग ये बचते हैं कि भारतीय भाषाओं में लिखा हुआ ज्ञान होगा तो वो ज्ञान जो है उसको हम कैसे आंकेंगे। आप अंग्रेजी में भी आप ऐसे देखेंगे तो अभी तो बहुत सारे जर्नल हो गए हैं और इनमें सभी में जो आंकना है वो आसान नहीं है। और दूसरा ये कि कोई हमने तरीका नहीं बनाया है कि भारतीय भाषा में लिखी हुई चीज को कितने लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ उसका इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ उसका साइटेशन हो रहा है। उस पूरे मैकेनिज्म को विकसित करना पड़ेगा ना, तभी तो ये सब चीजें हो पाएंगी। तो मुझे लगता है ये तो एक बड़ा सवाल है जी, और बिल्कुल। इसके ऊपर भारतीय भाषाओं में अगर ये सब करना है तो मतलब इसको मतलब मुझे लगता है तकनीकी शब्दावली आयोग की को तो भंग कर देना चाहिए। उसकी जगह कुछ ऐसा आयोग बनाना चाहिए जो भारतीय भाषाओं में ज्ञान के निर्माण को सरल बनाए, उसको ज्ञान के ले जाने को सरल बनाए और ये कोशिश करे कि उस ज्ञान भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान की का विमर्श है वो थोड़ा समृद्ध हो और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो। अभी वो जी, नहीं हो रहा। आप ये देखें कि कोई भी किसी भी विश्वविद्यालय अब सेमिनार्स करती है, भारत के लिए करती है, उसमें भी आप किसी अपेक्षा नहीं होती कि आप भाव में विमर्श करेंगे। अच्छी बाराई से अपेक्षा नहीं होती कि आप अपनी भाषा में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ उस भाषा में आप कोई पर्चा लिखेंगे या बात कहेंगे। सब में यही अपेक्षा है कि आप अंग्रेजी में बात कहें। तो एक तरह से ये पूरा जो प्रपंच है उसमें नया बनाने, भाषा भाषाओं में सोचने की जो आदत डालने की जरूरत है, उसमें मेहनत लगेगी ना। हम अंग्रेजी में हमने अपना शादी शोध किया है तो उससे निकल के भारतीय भाषाओं में कर पाना, उसमें सोच पाना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम में का इन्वेस्टमेंट, उस टाइम के प्रति इन्वेस्टमेंट ये करने की तो जरूर मुझे लगता है जरूरत होगी। मुझे पता नहीं मेरी आवाज सुन रही है पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, आपकी बात सुन पा रहे हैं, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस तो नेटवर्क का है, लेकिन समझ में आ पा रही है बात, और मुझे लगता है कि या अम, जी बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो
पॉलिसी के लेवल पे जिस तरह के बदलावों की और जिस तरह से एक सिस्टम के तौर पे हमको सोचने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि इस दिशा में काफ़ी सारी महत्वपूर्ण इस बातचीत में हम लोग कर पाए हैं। और थोड़ा आज नेटवर्क परेशान करता रहा है, वरना मुझे लगता है कि हम और बेहतर ढंग से इस बातचीत को सब लोग सुन पाते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम इस नोट पे, अगर आप एक बार कुछ और नए ट्रांसलेटर्स को और इस ग्रुप को कुछ और इंसाइट्स आप देना चाहें कि यदि जो नए लोग जो अनुवाद में जिस तरह का पूरा सिनारियो है, जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें जो लोग अनुवाद के काम को एक पेशे के तौर पे अपनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से, कोई तैयारी के लिए कुछ और बात आप कहना चाहें, तो उसके साथ में फिर हम इस बातचीत को कंक्लूड करना चाहेंगे। नहीं, मुझे तो दो बात लगने, मुझे तो एक ये बात ये लगती है कि ये जो पूरा मसला है, इसमें एक जरूरी बात यह है कि भारतीय भाषाओं में अनुशासन का मार्केट बनाने की बहुत कोशिश होनी चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो अनुवाद कर रहे हैं और उनको कुछ लिखना चाहिए उस भाषा में जिस भाषा में वो अनुवाद कर रहे हैं, और ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी ऐसी हो, उसकी गुणवत्ता ऐसी हो कि ये मांग हो कि उसको हम दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जाए। तो मुझे लगता है एक तरह से एक वो प्रोसेस में ना को ही लड़नी होगी, और बाकी तो जितने मंच हैं उन मंचों पे हमें ये बात रखनी होगी कि ज्ञान का निर्माण जब तक भारतीय भाषाओं में नहीं होगा तब तक हम अच्छा शोध नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये एक हमारे को मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी हम इसको हम देखिए, ये आप ये नहीं कह सकते कि हम पूरा जो अपने पूरे देश के सारे लोग हैं वो हिंदी भाषा, बंगाली भाषा, कन्नड़ और तेलुगु छोड़ के सारा देश अंग्रेजी बोलने लग जाए, क्योंकि आपको शोध लोगों के जीवन के साथ जोड़ के करना है। अगर साइंस में करना है तो उनके जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए करना है, वो एक महत्वपूर्ण। और अगर ह्यूमैनिटीज में और सोशल स्टडीज में करें तो उनको जीवन को समझने के लिए करना है। तो अगर लोगों के जीवन की भाषाएं आप नहीं जानते और उन भाषाओं में आप ज्ञान की रचना नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी ज्ञान की रचना बेकार है, वो तो बाहर बैठे वाले लोगों के लिए है। तो जब तक ज्ञान इस देश में कंज्यूम नहीं होगा, इस देश के में इस्तेमाल नहीं होगा, और उस इस्तेमाल से बन के लोग उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आप कैसे ये कह सकेंगे कि हम शोध कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है अनुवाद का काम और अनुवाद के साथ इस भाषाओं में लिखने का काम बहुत ही ज़रूरी है, और हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि विश्वविद्यालयों में भी इन भाषाओं में अध्ययन होने लगे, और लोगों को ये आत्मविश्वास हो, ऐसे जर्नल्स बने जिसमें लोग इन भाषाओं में लिख सकें। मतलब EPW एकमात्र है जो हिंदी में अभी मुझे मालूम नहीं अभी भी निकल रहा है कि नहीं, पर ऐसे और भौतिक शास्त्र में और उसमें भी चाहे 2 साल में एक निकले, लेकिन उसके निकलने की जरूरत है। अच्छा ज्ञान, मतलब वो वैसा ज्ञान नहीं जैसा कि हम भारत सोने की चिड़िया थी और हमने सब कुछ पहले ही खोज लिया था, पर अच्छा अगर पर्चे इस तरह के उसमें आते हैं तो मुझे लगता है उससे एक तरह से एक माहौल बनेगा कि हमें अंग्रेजी, हिंदी से, कन्नड़ से, मलयालम से अंग्रेजी में अनुवाद करके इंटरनेशनल उसमें ले जाना है। आप कभी कहीं जाएं तो आप बंगला में पर्चा पढ़ें, करने दीजिए उनको अनुवाद, बिल्कुल, है ना। तो मतलब आपके यहाँ जब कोई व्यक्ति आता है तो अंग्रेजी में बोलता है, अनुवाद आप करते हैं, वहां पे आप जाएं, बोलिए बंगला में, हिंदी में, उनको करने दीजिए अनुवाद। तो मुझे लगता है कि कहीं ये भी एक जरूरी है समझना कि इन भाषाओं की अकादमिक महकमे में इज्जत बनाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। भाई इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।
बिल्कुल। और शायद ये जो इसी की वजह से ये गैप रहता है कि पढ़ाई लिखाई सारी बाहर की रह जाती है और घर के अंदर हम जिस ढर्रे पे चलते चले जा रहे हैं सदियों से, वहां पे जाके और जो बदलाव आना चाहिए, जो सामाजिक बदलाव के लिए शायद एक बहुत बड़ी भूमिका इस बात की हो सकती है कि वो जो ज्ञान के जो क्षेत्र हैं वो उसकी आवाजाही दोनों तरफ हो। हम जो घर से सीख रहे हैं, जो अपनी भाषाओं से सीख रहे हैं, उसको हम अन्य भाषाओं में ले जा सकें, और जो हम बाहर से सीख रहे हैं वो हमारे साथ हमारे घर तक उसकी अंतरक्रिया संभव हो। तो हार्डी, आपने आज हमें इतना समय सॉरी, दिया और सुन लिया। बातचीत में शामिल रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और मुझे लगता है कि हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाने के लिए फिर भी कभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मंच पे हमारे साथ आएं और हमें थोड़ा और समय दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।